बैक टू अनदर वीडियो सेशन और आप देख रहे हैं आपका बहुत ही फेवरेट यूट्यूब चैनल IIT जून ट्यूटोरियल और मैं आपके साथ सुभाषिष दास, जो लगातार आपके लिए एक से एक है ना हाई एंड आपका जो रिक्वायरमेंट, आपका जो एक्सपेक्टेशंस है उसको डे बाय डे और ऊपर की तरफ ले जाते हुए फॉर कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन ऑफ फिजिक्स टॉपिक्स है ना। फिजिक्स पे लगातार हम लोग बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वीडियोस पे बात करते हैं, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशंस पे बात करते हैं, क्योंकि अगर आपको जेईई मेन, IIT जेईई या नीट जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन को अगर क्रैक करना है तो आप सिर्फ आपके पास एक ही हथियार है जिससे आप अपना लक्ष्य को भेद सकते हैं, और वो है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सब्जेक्ट में जब तक आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया नहीं होगा, जब तक आप हर एक आर्गूमेंट को, हर एक एप्लीकेशंस को बखूबी नहीं समझेंगे, तब तक आप उसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए आपको लगातार इस चैनल पे बने रहना चाहिए। और अगर आप आए हैं नया तो आपको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर डाउट है तो डेफिनेटली पूरा वीडियो देखिए और आई एम श्योर दैट यू विल बी फीलिंग प्लीज्ड टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और साथ ही साथ आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और रिकमेंड कीजिए योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड योर जूनियर्स टू कम एंड अवेल दिस चैनल। और एक और इम्पोर्टेंट बात आपको कहना चाहता हूं कि हालांकि अब तक जो एक्टिविटी है हमारा इस चैनल में वो ज़्यादातर क्लास 11 और 12 और जेईई और नीट के एस्पिरेंट्स के लिए है, लेकिन आने वाले समय में हम लोग फाउंडेशन कोर्स पर भी बहुत कंटिन्यूस काम करने वाले हैं। यानी कि जो क्लास 8 ऑनवर्ड्स बच्चे हैं वो भी मैथ्स, साइंस यानी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, प्रोबेबली बायोलॉजी पर भी 8 to 10 के लेवल पे उनको वीडियो मिल सकता है, लेकिन मैं फिजिक्स और मैथ्स का तो आपको गारंटी देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक और इंटरेस्टिंग कोर्स वीडियो विद इंटरेस्टिंग डिस्कशन ऑन सर्किट रिलेटेड प्रॉब्लम। तो लेट्स बिगिन। तो आप डायग्राम तो देख ही रहे हैं, है ना। ये डायग्राम है, जिस डायग्राम में पहला पार्ट, ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कैलकुलेट फर्स्ट पॉइंट इज RMN, M और N के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। ये तो पहला पॉइंट है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि बस इतना ही करना है, ये तो फर्स्ट पार्ट है। हम लोग इसमें और बहुत सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन में जो सॉल्व करेंगे वो है कि इफ VMN इज 18 वोल्ट, मान लीजिए अगर VMN के बीच में 18 वोल्ट अगर का बैटरी यानी पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो तब हम कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे आपको कि यहाँ I1 कैलकुलेट कीजिए, यहाँ I2 कैलकुलेट कीजिए, ठीक है ना, और यहाँ I3 कैलकुलेट कीजिए। तो सेकेंड पार्ट में है कैलकुलेशन आपके लिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ I1, I2 एंड I3, ठीक है। और इसके बाद कुछ और कैलकुलेशन करने के लिए कहेंगे, जैसे कि डायग्राम जो है इसमें मैं कुछ और ऐड करने वाला हूँ। क्या ऐड करूँ? मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये B है, ठीक है ना। तो थर्ड पॉइंट में निकालने के लिए डिस्कस करूंगा, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
ए एंड बी, ए और बी के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का बात करेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। तो ये है फिलहाल इस क्वेश्चन का हर वो रिक्वायरमेंट जो आपको ढूंढना है, आपको निकालना है। और आपको क्वेश्चन देखते ही साथ लगा कि ये तो मेरा क्वेश्चन है, तो चलिए आप ही का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए और आपका अटेम्प्ट, ठीक है। और उसके बाद आप वापस आइए वीडियो पर और देखिए कि आपका वर्किंग सही है या नहीं। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए, आपने पॉज कर लिया होगा, पॉज करके आपने इसको सॉल्व भी कर दिया। और अब सॉल्व करने के बाद अब चलिए मिलाते हैं आपका वर्किंग क्या है, आपने क्या सॉल्व किया। और पहली बात है, हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन। तो जहां हम लोग टर्मिनल्स लेते हैं, जिस दो पॉइंट के बीच में हम लोगों को इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा जाता है, वो दो पॉइंट टर्मिनल एंड्स होता है, यानी कि हम एम और एन में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल एज्यूम कर सकते हैं। चलिए बढ़िया। अब है कि सर्किट को सिंप्लीफाई करने का तरीका है कि आप पहले क्या कीजिए, बिफोर प्रोसीडिंग आप अपना मनचाहा करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपके समझ में जो है उस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। तो चलिए, पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट आया, आई करंट आने के बाद मान लीजिए ये ब्रांच हो गया, ये पॉइंट को मान लीजिए मैं पी मान लिया, ये जंक्शन को मैंने अपने सुविधा अनुसार उसका नामकरण किया, नेमिंग किया पी। तो पी पर आकर करंट तीन ब्रांच में बटेगा, जिसमें एक करंट का एक ब्रांच को तो मैंने ऑलरेडी I1 ले ही लिया है, तो इधर मैं ले लेता हूँ I1 डैश, इधर ले लेता हूँ I1 डबल डैश, ठीक है। आगे चल के ये I1 डैश ही दो पार्ट में बटेगा, जिसका पॉइंट ए से इधर I2 है और वही इधर I3 है, जो कि मेरे को पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब पहले आई गया, आई जाके तीन पार्ट में बटा, I1 डैश, I1, I2 डैश, और फिर फर्दर I1 डैश और जाके ब्रांच हुआ I2 और I3 में, फिर वही ऑब्वियसली वही I2, I3 और I1 ये तीनों आके यहाँ मिलेगा और इस ब्रांच में आएगा। यानी कि सबसे जो दूर तक करंट टूटते टूटते बिखर गया वो कहाँ तक गया, I2 और I3, जो कि I1 डैश का स्प्लिटेड पार्ट है। तो जब आप एक चीज को तीन पे गए, फिर तीन से और तीन में से एक से और दो गए, और लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन किसका हुआ, I2 और I3। तो जहां तक सबसे ज्यादा बिखर गया है फिर वहीं से समेटना शुरू कीजिए है ना। जो सबसे दूर तक आपने बिखेर दिया है वहीं से फिर उसको समेटना शुरू कीजिए। कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा बिखर गया करंट किसमें, फर्देस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हुआ, I2 और I3 में। उसके बाद तो और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, उसके बाद तो फिर वो असेंबल होने लगा। तो यानी कि जहां I2 और I3 बट गया उस लूप को सबसे पहले सॉल्व करो, क्योंकि फिर समेटना है ना करंट को, क्योंकि I से गए थे, पूरा बिखेर दिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और फिर उसको असेंबल करते हुए वापस I पे के लेके भी तो आना है। तो जो सबसे फार्देस्ट ब्रांच जहां I2 I3 गया उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो उसका सॉल्यूशन इंडिकेट कर रहा है बिटवीन ए, इस पॉइंट का भले नहीं पूछा है, इस पॉइंट को मैं मान लीजिए मैं अपने सुविधा अनुसार C कह लिया। तो बिटवीन ए एंड C, तो बिटवीन ए एंड C, ए और C पे अगर बात करेंगे तो ए और C पे क्या है, A to C, इधर एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का जिसमें से I2 करंट गया है, दिस इज A, और इधर ये A to C तीनों मिल के जो I3 गया है, I3 देखिए 7 + 3 + 2, 7 + 3 10 + 2 12 ओम से आ रहा है C पे। इधर गया था हमारा ये I1 डैश, ये I1 डैश ही बट के I2 और I3 में आया, ठीक है। तो बिटवीन A एंड C देयर आर टू पैरेलल ब्रांचेस, तो 6 और 12 यानी RAC को सॉल्व करेंगे तो वो होगा पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ 6 और 12, तो 6 × 12 डिवाइडेड बाई 6 + 12 यानी 18, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 4, तो ये हो गया हमारा 4 ओम। तो A to C ये चार रेजिस्टेंस को रिप्लेस करने के बाद हम लोगों के पास अवेलेबल है कितना है, हम लोगों के पास अवेलेबल रेजिस्टेंस है 4 ओम।
तो अब यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया। अब देखो P और B, ये P है ये B है, तो P से A के बीच में था 12 यहाँ A, और इधर P से इधर C है ना। A और C सब मिला के हम लोग 4 ओम निकाल लिए हैं, और इधर B और C के बीच में फिर 4 ओम, ठीक है ना, और यहाँ एक 16 ओम है। तो अब P to B जब देखेंगे, P to B, तो इधर P से C थ्रू A 12 + 4 16 है कि नहीं। P to A, यहाँ जो P to A जो I1 डैश था वही I1 डैश यहाँ दोनों मिलके I1 डैश ही हो गया, कि I2 + I3 जो कि I1 डैश का ही स्प्लिटेड ब्रांच है। तो दोनों जब यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच में चारों रेजिस्टेंस को सिंप्लीफाई करके इक्विवेलेंट 4 ओम का निकाल लिया, तो जो मेन करंट था ये पूरा ब्रांच का इक्विवेलेंट I1 डैश वो है। तो ये दोनों सीरीज है, तो सीरीज हो गया 12 + 4 16, 16 और 16 पैरेलल, तो 16 टू इक्वल रेजिस्टर्स इन पैरेलल, रेसिप्रोकल एडिशन विल बिकम हाफ, तो यानी कि ये और ये मिलके 8, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके बाद इधर चले जाते हैं तो P से C तक, और यहाँ P से C तक में एक रेजिस्टेंस PC कितना हो गया 8 ओम, यहाँ C to B 4, ठीक है। तो ये I1 डैश और यहाँ I1 ये दोनों मिलके, यानी कि यहाँ जा रहा है क्या I1 डैश प्लस I1, जो कि यहाँ आ रहा है I1 डैश प्लस I1, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो स्प्लिटेड था वही फिर असेंबल हुआ। और यहाँ है आपका I1 डबल डैश जो कि 6 ओम का है, तो फिर 8 + 4 अगेन 12, 8 + 4 12, तो 6 और 12 का फिर से पैरेलल, 6 और 12 का पैरेलल होने से इक्विवेलेंट क्या आता है 4, यानी कि इतना का इक्विवेलेंट हो गया 4। सो फाइनली मेरे पास आ गया P और B के बीच में 4 ओम, इधर था M और P के बीच में 2 ओम, इधर B और N के बीच में 3 ओम। तो कितना हो गया 2 + 4 6 + 3, यानी RMN हो गया 9 ओम। मैंने हर ब्रांच को स्प्लिट करके आपके लिए डिस्कस किया, हर एक ब्रांच में हर मैकेनिज्म को तोड़ा, ताकि आप हर दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं उसको आप समझ सको, ठीक है ना। पहले इसको आप अच्छी तरह से नोट डाउन करो, पॉज करके एक बार टेक अ ग्लिम्स ऑफ इट, फिर वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। आई होप आपने अच्छी तरह से समझ लिया इसको, कोई दिक्कत कहीं नहीं है। चलिए अब डायग्राम को मैं मिटाता नहीं हूँ, इसी को हेल्प लूँगा टू कैलकुलेट अबाउट आवर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, दैट इज I1 I2 एंड I3। तो सबसे पहले सेकेंड पार्ट में था कि अगर V अप्लाइड VMN है ना, MN अगर 18 वोल्ट है तो MN के बीच में 9 ओम का रेजिस्टेंस है, अप्लाइड वोल्टेज अगर 18 ओम है तो करंट मस्ट बी अप्लाइड वोल्टेज बाय इफेक्टिव रेजिस्टेंस दैट इज 2 एम्पियर, 18 वोल्ट बाई 9 ओम 2 एम्पियर। तो मेरे को मेन करंट 2 एम्पियर का मेन करंट मिल गया। अब वही 2 एम्पियर यहाँ 3 पार्ट में स्प्लिट हुआ, स्प्लिट होके I2 और I3 में जाएगा। मैंने जैसे ही बताया था कि एक पेयर ऑफ पैरेलल ब्रांच में इंडिविजुअल ब्रांच का करंट जानने के लिए उस पैरेलल ब्रांच में आने वाला मेन इक्विवेलेंट करंट जानना जरूरी है। यानी कि अगर आप इंडिविजुअली I2 और I3 जानना चाहते हैं तो वो किसका टूटा हुआ हिस्सा है I1 डैश, तो आपको I1 डैश का आइडिया पहले होना चाहिए। क्लियर? चलिए अब एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो P पॉइंट में यहाँ ऐसे था, इधर था I1 डबल डैश,
इधर था I1, यहाँ था I1 डैश। नाउ लुक एट केयरफुली, P से C के बीच में थ्रू द जंक्शन ए, P से C के बीच में थ्रू द जंक्शन ए, इधर 12 प्लस 4 16, और P से C ये भी 16, ये दोनों पैरेलल है और इक्वल रेजिस्टेंस है। 12 प्लस 4 16, ये 16। रेजिस्टेंस रेशियो P से C थ्रू A एंड डायरेक्टली टू C 1:1 है। अगर 1:1 है तो इसका मतलब है फ्रॉम डायग्राम, ठीक है, I1 डैश कैन बी रिटेन I1। इस ब्रांच में यहां से यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है एप्लीकेबल आइदर अक्रॉस दिस और अक्रॉस दिस, आइदर थ्रू दिस पाथ और दिस पाथ सेम होना चाहिए। दोनों का रेजिस्टेंस रेशियो 1:1 है तो करंट का भी रेशियो 1:1 होगा, यानी कि यहां जो करंट गया वो यहां, ठीक है, फाइन। तो इसका मतलब है कि अगर I1 डैश मिल जाता है तो I1 का वैल्यू होगा, और I1 डैश जानने के बाद मैं I2 और I3 तक जा सकता हूं, ठीक। अब सवाल है कि यहाँ जो मेन करंट था वो I ही 2 पार्ट में टूट गया था, सॉरी 3 पार्ट में टूटा था। तो मैं अगर P से C तक को एक ब्रांच बना लूँ, इनका और इनका इक्विवेलेंट 16 और 16 का इक्विवेलेंट कितना आया था 8, तो ये दोनों मिलके जो I1 डैश प्लस I1 है ये दोनों इक्वल है, तो दोनों को मिला के मैं 2I1 कह सकता हूँ ना, मैं 2I1 कह सकता हूँ। यानी कि यहाँ जो I आया था वो 2I1 और इधर I1 डबल डैश में स्प्लिट हो गया, जिसमें से ये वाला ब्रांच का रिलेशन क्या था 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 में 2I1 जा रहा है, दिस इज इक्वल टू 2I1, 8 प्लस 4 12, और ये 16 सॉरी 6, तो 6 और 12 के बीच में 6 ओम और 12 ओम के बीच में 1:2 का रेजिस्टेंस रेशियो है। तो इसमें अगर मेरा I1 डबल डैश और इसमें अगर मेरा 2I1 जा रहा है आउट ऑफ द टोटल करेंट I, तो मैं लिख सकता हूं 2I1 करंट एंड रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू IR। पैरेलल अरेंजमेंट में करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो जिस ब्रांच का करंट चाहिए उसका ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय 6 प्लस 12 18 इनटू मेन करंट, यानी कि ये मेन करंट का कितना हो गया 1/3, 6/18 इज 1/3, तो I/3, I का वैल्यू कितना था 2 एम्पियर, तो ये 2/3 हो गया, दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 2I1। यानी कि न्यूमेरिकली I1 कितना है, न्यूमेरिकली I1 है 1/3 एम्पियर, तो 1/3 एम्पियर हो गया हमारा, 1/3 एम्पियर हो गया न्यूमेरिकली द वैल्यू ऑफ करंट I1। तो I1 यहाँ हम लोगों ने प्रूव किया था, चूंकि ये 16 ये भी 16 था, जो जितना I1 है उतना I1 डबल डैश सॉरी I1 डैश है, तो अगर I1 डैश भी उतना ही है तो I1 डैश कितना है 1/3 एम्पियर। वही 1/3 एम्पियर फिर I2 और I3 में स्प्लिट हुआ, तो यानी कि I2 का करंट वैल्यू कितना हुआ, I2 इज, ये फिर दो पैरेलल ब्रांच का बात है, तो I2 इज इक्वल टू 12/18 इंटू I1 डैश, तो यानी कि ये हो गया आपका 2/3 ऑफ I1 डैश इज 1/3, यानी कि ये हो गया 2/9 एम्पियर, ये हो गया 2/9 एम्पियर। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू 6 ओम इज 2/9 एम्पियर। और जैसे ही हमको I2 मिल गया, देयरफॉर I3 क्या होगा, I3 विल बी अगेन 6/18 ऑफ I1 डैश विच वॉज 1/3, तो ये कितना हो गया 1/9 एम्पियर, 1/9 एम्पियर हो गया द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द करंट I3। I2 आ गया 2/9 एम्पियर और I1 कितना आया 1/3 एम्पियर। तो आई होप हर एक पॉइंट जो है आपको
अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि किस तरह से आपको करंट को स्प्लिट करना है इन किसी भी ब्रांच में, पैरेलल ब्रांचिंग में। आपने देखा रेजिस्टेंस के लिए मैं फारदेस्ट से कहाँ तक आया, टर्मिनल तक, लेकिन जब करंट का बात आया इधर से लेके उल्टा गया करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालने के लिए दूर से टर्मिनल की तरफ आया, करंट के लिए टर्मिनल से दूर तक जा रहा हूँ, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच एंड एवरी ब्रांच, कौन सा ब्रांच कहाँ क्या करंट चाहिए निकाल लिए। अब हम लोगों को चाहिए ए टू बी पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है ना, ए टू बी पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट मीन्स यू नीड टू मेक अ पाथ दैट कैन कनेक्ट दोज टू पॉइंट। अब हर ब्रांच का तो मेरे को करंट मिल गया, अब मैं अगर ए से बी जाने का ये एक पाथ चुन लूँ, है ना। मैं मान लीजिए टिप बी जाने के लिए क्या करूँगा, ए टू सी प्लस सी टू बी। If you want, you can take other path also. You can go for A, P, B. You can go A, P, C, B, whatever you want. You can, if you want, you can go this way. कोई भी पाथ आप चूज करो, आपका पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेशन सेम आना है। तो सबसे सिंपलेस्ट वाला पाथ जाएंगे, का ज्यादा घूमेंगे, ठीक। तो A to C जाएंगे तो दैट इज 6I2, ठीक है ना। तो A to C जाएंगे 6I2 प्लस C to B, ये 4 ओम के थ्रू जब पूरा रिड्यूस कर लिए तो ये जो C to B में जो करंट जा रहा है वो फाइनली कितना 2I1, तो दैट इज 4 into 2I1। आपके पास I1 का वैल्यू है, I2 का वैल्यू है 6I2, I2 इज 2/9, तो दैट इज कितना होगा 12/9 प्लस 8I1। I1 कितना है 1/3, दैट इज 8/3। तो दिस इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, दिस मच वोल्टेज विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो अगर आप पूरा वॉच किए हैं, पूरा वीडियो देखे, मैंने शुरू में ही कहा था यू नीड टू वॉच इट टिल द एंड, है, डोंट स्किप द वीडियो। किसी भी वीडियो में बीच में से 1-2 मिनट देख के आप भाग जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है। तो अगर आपने पूरा देखा तो आई एम 100% श्योर यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो विच विल नॉट ओनली हेल्प यू टू नो कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम दिस, रैदर ये आपका कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करेगा। एंड चैलेंज कि आप 10 से 15-20 क्वेश्चन तो आप झटाझट आज ही बैठ के घर पे कर लोगे ना, बिल्कुल। सो यही उम्मीद करता हूँ। तो कीप वॉचिंग माई चैनल, डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक करना ना भूले, कमेंट दीजिए, क्योंकि आप क्या सोच रहे हो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है एक एडुकेटर के लिए। तो आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए और IIT जोन का साथ दीजिए ताकि हम लोग बहुत दूर तक एक साथ चल सके। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।